रिबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 15। बानी तेजवीर के साथ बात खत्म करके वो सीधे वॉशरूम में चली गई। हॉल में बैठे महेश रूपाली पिया को कोई आइडिया नहीं था कि तेजवीर बानी को लेने आने वाला है। वो लोग तो सिर्फ साजिश करने में इतने बिजी थे कि मानो पूरे अंडरवर्ल्ड दुनिया की डॉन होकर बहुत बड़ी मिशन का अंजाम दे रहे हो। इन सब में उन लोगों की क्या गलती थी? उन लोगों को लगा था बानी को मारना बहुत आसान होगा, लेकिन बेचारे को क्या पता ये बानी अब वो बानी नहीं रही। खैर, अब तो महेश सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। इन 2 दिनों में बानी अपने आप में ही रही थी, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी और ना ही मिलती थी। बीच बीच में रूपाली बानी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन बानी बस हाँ हूँ ओके एक ही शब्द में बात को खत्म कर देती थी। तब से महेश और रूपाली को समझ आ गया था कि अब बानी से अपना काम निकलवाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इन सारी बातों के बारे में वो लोग सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर सबका ध्यान मैन दरवाजे पर चला गया। गाड़ी में से तेजवीर उतरकर घर के अंदर जाने लगा। पिया, जो देखने के लिए दरवाजे तक आई थी, उसने जैसे ही तेजवीर को देखा उसकी दिल की धड़कन तेज रफ्तार की तरह धड़कने लगा। पिया तेजवीर के चार्मिंग पर्सनैलिटी में कहीं खो सी गई थी। तेजवीर जैसे ही सामने खड़ी पिया को देखा वो वहीं पर ही रुक गया। पिया अभी भी बेशर्मों की तरह तेजवीर को देखे जा रही थी। रूपाली महेश जैसे ही सामने आए तेजवीर को देखकर अचानक से चौंक गए। तेजवीर इन कश्यप परिवार के लोगों को देखकर मन में बुदबुदाने लगा, हद है, कैसे पागल लोग हैं इस घर में, ये किस तरह की स्वागत करने की सिस्टमेटिक है इस घर में। अपनी नज़र पूरे घर में फिराने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। सही तो है, वो बानी को छोड़कर और किसी को क्यों ढूंढेगा? वो आया था सिर्फ बानी के लिए ही तो था। लेकिन उसके सामने बेवकूफ की तरह खड़े होकर देख रहे ये पागल लोग, सामने से हटाए तो हटाए कैसे, यही सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, आप आ गए। जैसे ही सबने ये आवाज सुना तेजवीर के साथ साथ वे तीनों भी आवाज के दिशा में मुड़ गए। वहां सामने बानी को खड़ा देख तेजवीर की आंखों में चमक थी तो वही तीनों के आंखों में नाराज और नफरत थी। बानी अच्छी तरह से उनके आंखों में देख सकती थी कि वे लोग उसके लिए कितना जहर भर कर रखा है मन में। ये देखकर बानी उन सबको इग्नोर करके वो सीधे मुस्कुराते हुए तेजवीर के पास चली आई और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, आप आ गए, मैं कब से आपको आने की इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुनकर तेजवीर कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दी और वो बानी को बड़े ही प्यार से देखने लगा। बानी आज सादगी में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही पिया बानी को ऐसे तैयार हुआ देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। बानी आज हल्की नीली सॉफ्ट साइन साड़ी में भी कमाल की लग रही थी। तेजवीर बानी को इस तरह देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा था, और होगी भी, क्यों नहीं। अगर थी तो अप्सरा जैसे खूबसूरत उसकी बीवी। आखिर ऐसा कौन है जो बानी को बिना देखे ही रह सकता है? कोई बेवकूफ ही होगा। जब रूपाली और महेश की कानों में बानी की आवाज पड़ी तो वो जल्दी से अपने होश में आते हुए रूपाली बोली, बानी बेटा, तुमने तो बताया ही नहीं कि आज दामाद जी आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर बानी बोली, हाँ वो एक्चुअली मुझे भी अभी अभी पता चला कि ये आने वाले हैं मुझे बुलाने और आपको बताने के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन तब तक ये यहाँ आ गए और मुझे आप लोगों को बताने की मौका ही नहीं मिला। उसकी बातों पर रूपाली और महेश सिर हिलाने की सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। महेश तेजवीर को बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ सोफे पर बैठने को कहा। तेजवीर एक नजर उन तीनों पर डाली, फिर बानी की तरफ देखने लगा। बानी को भी उसकी आंखों में देखकर समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बानी महेश और रूपाली की तरफ देखते हुए बोली, वो क्या है ना, इन्हें कुछ अर्जेंट काम भी है। वैसे तो इनको मेरे बिना मन कहाँ लगता है। उसकी बातें सुनकर महेश और रूपाली को कुछ कहता ही नहीं बना। वही पिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अभी भी बेवकूफ की तरह इस गलतफहमी में थी कि बानी जो अब पोजीशन पर है, यानी मिसेस बानी तेजवीर सिंह, ये टाइटल लेकर घूम रही हैं, ये उसका होना चाहिए था। लेकिन उस पागल को क्या पता कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। बानी तो तेजवीर की थी, चाहे वो पिछली जन्म की हो या इस नया जन्म की थी, तो वो उसकी ही। इस बात को उस बेवकूफ पिया को कौन बताए। खैर, बानी तेजवीर की ओर प्यार से देखते हुए बोली, सुनिए जी, मैं जल्दी जाकर अपना लगेज लेकर आती हूँ। बानी ने जिस तरह से ये बात कही थी, ये सुनकर एक पल के लिए तेजवीर भी हैरान हो गया। उसके मन में तो हजारों तितलियां उड़ने लगी थी, तो वही तीनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमेशा से डरी सी, सहमी सी, साथ ही शर्मीली ये लड़की आज इतनी फॉरवर्ड हो गई थी कि तीनों के लिए ये समझना उनके सिर से ऊपर पानी निकलने जैसा लग रहा था।
इतने सालों से उन लोगों को लग रहा था कि ये बेवकूफ बानी से अपना सारा काम निकलवा लेंगे, लेकिन उनके उम्मीद से परे लग रही थी ये बानी जैसे वो लोग बानी को कभी नहीं जानते हो। खैर, अब बस बानी को जाते हुए देख रहे थे, उनसे बानी को जाने से रुकना नामुमकिन सा था, क्योंकि सामने तेजवीर जो बैठा था। तेजवीर को अपने मोबाइल में देखते हुए देखकर पिया के दिमाग में एक ख्याल आया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने जल्दी से तेजवीर के पास जाकर बेशर्मों की तरह खड़ी हो गई और अपनी गले को साफ करके अपनी मिट्टी सी आवाज में बोली, तेजवीर जी। हाँ तेजवीर जी नहीं पिया, तुम भूल गई, वो तुम्हारे जी है पिया। ये आवाज पिया के पीछे से आई थी। जैसे ही ये आवाज पिया ने सुनी, बिना पीछे मुड़े ही गुस्से में दांत बींच लिए और साथ ही दोनों हाथों की मुठियां कस ली। हाँ तेजवीर जी नहीं पिया, तुम भूल गई, वो तुम्हारे जी है पिया। ये आवाज पिया के पीछे से आई थी। जैसे ही ये आवाज पिया ने सुनी, बिना पीछे मुड़े ही गुस्से में दांत बींच लिए और साथ ही दोनों हाथों की मुठियां कस ली। अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सामने बानी खड़ी हुई थी। इस वक्त बानी के आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बानी अपने लगेज को लेकर तेजवीर के पास आकर खड़ी हो गई। तेजवीर बस बानी को ही दिखे जा रहा था। भले ही पिया उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो पिया की तरफ एक नजर उठाकर नहीं देखा था और ना ही उसकी बातें सुन रहा था। वो तो पूरे कश्यप परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही उसने बानी की आवाज सुनी, तब जाकर अपने नजरें उठाकर उसकी ओर देखने लगा। बानी की नजर भी तेजवीर पर ही थी। पिया अब गुस्से में तिलमिला गई थी। वो कुछ कहती तभी बानी आगे आते हुई बोली, अरे पिया, तुम हर बात पर गुस्सा ना किया करो यार। वो क्या है ना, बेवकूफ इंसान और भी ज्यादा बेवकूफ लगता है। ओह सॉरी, बेवकूफ नहीं बल्कि गधा ही लगने लगता है। वो कितना भी समझा लो अपने कामों से बाज नहीं आते। उसकी बातें सुनकर पिया को और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, लेकिन बानी को उससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। बानी उसे घूरते हुए उसके सामने से होते हुए तेजवीर के पास आ गई और बड़े ही प्यार से कहा, सुनिए, हमें अब घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो तेजवीर के साथ घर से निकल गई। तेजवीर और बानी दोनों गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। इस वक्त गाड़ी में पूरी तरह से शांति पसरी हुई थी। तेजवीर गाड़ी चलाने में फोकस था तो वही बानी ड्राइवर सीट बगल के सीट पर बैठी हुई थी। उसकी नजर खिड़की से बाहर का नजरा देख रही थी। शाम के 5 बज रहे थे और काले घने बादल भी छाई हुई थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी, जिसे आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तेजवीर बीच बीच में बानी को देख लिया करता था। इन सब से बेखबर बानी बाहर का ठंडी हवा को एंजॉय करने में लगी हुई थी। अब तक हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आने लगी थी। तेजवीर का प्राइवेट विला सिटी से 20 किलोमीटर दूर बाहर के हाई लेवल का पोज एरिया में था, जिसे ज्यादातर ट्रैफिक नहीं रहता था। उस एरिया में घर भी ना के बराबर, या ये कहना गलत नहीं होगा कि उस जगह पर घर खरीदना या साइट खरीदना बहुत ही मुश्किल था। अगर घर या जगह खरीदना है तो अरबों रुपए में खरीदना पड़ता था। इसका मतलब साफ है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, अरबपति होनी चाहिए, तब जाकर उनके औकात रहती थी। लेकिन तेजवीर, उसकी बातें कुछ अलग ही था। वो तो ऐसे घर बड़े ही आराम से 10 से 15 घर परचेज कर सकता था। इस पर लोग बड़े ही आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा रिच, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान है। कश्यप विला से तेजवीर का विला 1 घंटे का सफर था। इस वक्त उनकी गाड़ी शाम के ठंडी हवा चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। बानी अपनी हथेली आगे बढ़ाकर ठंडी हवा साथ ही बारिश की बूंदे को भी अपनी हाथों पर महसूस कर रही थी। बानी एक छोटी बच्ची की तरह चहकते हुए देखकर तेजवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। उसी समय तेजवीर के कानों में बानी की आवाज आई, प्लीज आप गाड़ी को रोकिए ना, थोड़ी देर प्लीज। बानी को ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देखकर तेजवीर जल्दी से रोड के किनारे पर गाड़ी को रोक दिया। एक पल के लिए तो तेजवीर को समझ ही नहीं आया कि बानी ऐसे अचानक से गाड़ी को रोकने को क्यों कहा। फिर भी बिना कोई सवाल किए वो बानी की बात मान लिया। बानी गाड़ी से बाहर आकर ठंडी हवा को अपनी पूरे शरीर पर महसूस कर पा रही थी। अपनी दोनों हाथों को फैलाकर हल्की से बारिश की बूंदे को भी चेहरे पर महसूस कर रही थी। तेजवीर ने जब बानी को ऐसा करता देखकर वो अपनी दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया, साथ ही अपनी पैर को क्रॉस करके गाड़ी से टीका कर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ बानी के लिए प्यार भी झलक रहा था। हाईवे होने के वजह से वहां पर ना ही ट्रैफिक थी और ना ही लोगों की भीड़ भाड़, एकदम शांत। 1-2 गाड़ियां आ जा तो रही थी, लेकिन तेजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसे याद आया कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ बॉडीगार्ड्स भी है।
जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां रुकी हुई थी। उसने अपनी 2 उंगलियों से उन सबको वहां से जाने का इशारा कर दिया। सभी बॉडीगार्ड्स एक साथ सिर हिलाकर वहां से चले गए। अब उस रास्ते पर तेजवीर और बानी के अलावा और कोई भी नहीं था। अब तेजवीर की आंखें बानी पर ही टिकी हुई थी। बानी अभी भी दोनों बाहें फैलाकर अपनी आंखें बंद करके आज का मौसम को फील करने लगी। तभी जोर से बारिश होना शुरू हो गया। ये देख तेजवीर जल्दी से आगे बढ़कर बानी को गाड़ी के पास ले आना चाह रहा था लेकिन बानी उसे चकमा देकर थोड़ा आगे चली गई। ये देखकर तेजवीर थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, वैफी जल्दी से गाड़ी में आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। वैफी रुको तो सही। लेकिन बानी आज कहाँ तेजवीर की बातें मानने वाली थी। वो तो अपनी ही एंजॉय के मूड में बारिश के पानी में भीगे जा रही थी। नहीं हबी, आज मुझे बारिश में एंजॉय करने के लिए आप मना नहीं करोगे। आज मैं इस मौसम का आनंद लुफ्त उठाने दो। इतना कहकर बानी आगे बढ़ गई। ये देखकर तेजवीर उसके लिए थोड़ा परेशान होने लगा कि कहीं उसे बारिश में भीगने के वजह से उसको बुखार ना हो जाए, लेकिन हमारी बानी कहाँ मानने वाली थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज पूरी तरह से बारिश में भिगोने का मन बना लिया है। तेजवीर उसे चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकता था। बानी बारिश में मस्त मगन होकर भीगे जा रही थी। तेजवीर उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसकी होठ एक साइड ऊपर उठ गई। अब तेज भी सब कुछ भुला कर बानी को ही देखे जा रहा था। उसका भीगा हुआ शरीर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था। बानी आज पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे भीगने की वजह से उसकी शरीर से चिपक गया था, जिस वजह से और भी ज्यादा उसकी शरीर का हर एक अंग उस साड़ी में निखार के आ रहा था। परफेक्ट उसकी बॉडी दूध जैसे सफेद स्किन और भी ज्यादा उस पर्पल कलर के साड़ी में सेक्सी लगने लगा था, जिसे तेजवीर का गला सूखने लगा। वो बानी की ओर देखते हुए कब उसके पास चला आया खुद उसे पता नहीं चला। बानी अभी भी इन सब से बेखबर अपनी ही मस्त मगन में खोई हुई थी। तेजवीर ने अपनी एक हाथ आगे बढ़कर बानी के कमर को छू लिया। जैसे ही तेज बानी के कमर को छुआ उसकी बदन में एक सिहरन से दौड़ गई और वो जल्दी से पीछे की ओर मुड़ी तो सामने तेज को देखकर उसकी आंखों में खो गई। तेजवीर भी बारिश में भीगने के वजह से उसका मस्कुलर बॉडी और भी ज्यादा चार्म और सेक्सी लगने लगा। उसकी 8 पैक्स एब्स भी व्हाइट शर्ट में और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। बानी भी उसकी चार्म और सेक्सी पर्सनैलिटी में ही खो गई। दोनों एक दूसरे को इतना करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और अगले ही पल देखते देखते तेजवीर की होठ बानी की सॉफ्ट गुलाबी होठ पर था। दोनों ही बेफिक्र होकर किस करने में डूब गए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि इस वक्त वो लोग कहां पर है। अब दोनों की किस इतनी गहराई होती जा रही थी कि तेज बानी को चूमते हुए उसके गले को चूमने लगा था। अब बानी को भी रहा नहीं जा रहा था, वो भी तेज का पूरा साथ दे रही थी। दोनों की किस इतनी गहराई होती जा रही थी कि तेज बानी को चूमते हुए उसके गले को चूमने लगा था। अब बानी को भी रहा नहीं जा रहा था, वो भी तेज का पूरा साथ देने लगी थी। दोनों के बीच किस की सिलसिला घंटों तक चलता ही रहा। अब दोनों से रहा नहीं था। तेजवीर बिना देरी किए उसे गाड़ी के पास ले आया और जल्दी से डोर खोलकर बानी को पीछे की सीट की ओर ले जाकर उसे ऊपर लेटा दिया और जल्दी से उस सीट को बेड के आकार में कन्वर्ट कर दिया, जिसे बानी और भी ज्यादा कंफर्ट होकर लेट गई। रॉयल रॉयस में हर तरफ से फैसिलिटी होने के वजह से वो दोनों अपने प्यार भरा लम्हा को पूरी तरह से लुफ्त उठा रहे थे। अब तेजवीर को रहा नहीं गया और भी ज्यादा बानी को प्यार देने लगा। उस रॉयल रॉयस के गाड़ी में बस सांसें और बानी की सिसकियों की आवाज ही आने लगी थी। जैसे जैसे वक्त हो रहा था उसी तरह दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। अब तेज को बानी की ऐसे मदहोश कर देने वाली सिसकियां और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया था, जिसे तेज जल्दी से एक छोटा था कपबोर्ड में से एक ब्लैंकेट निकाल लिया और बानी को उसमें पूरी तरह से लिपट लिया और बिना देरी किए अपनी बाहों में भर के गाड़ी को स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ गया। ये देख बानी हैरान हो गई। उसको बाहों में लेकर गाड़ी चला रहा था। हालांकि उस गाड़ी में ऑटोमेटिक ड्राइव का ऑप्शन था, फिर भी वो बानी को अपने बाहों में भरकर गाड़ी चलाए जा रहा था। अब 20 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय कर चुका था। 10 मिनट्स के बाद वो दोनों घर पहुंच गए थे और जल्दी से बानी को अपने बाहों में भरकर घर के अंदर चला आया। बानी ने देखा कि पूरे घर शांत था, एक भी सर्वेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ वहां नजरें दौड़ाकर फिर तेज की ओर देखने लगी। तभी वो दोनों अपने बेडरूम में पहुंच गए। तेज बिना देरी किए बानी को चूमना शुरू कर दिया। बानी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे बानी शर्म के वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। तेजवीर भी अपने सारे कपड़े निकाल दिया। इस वक्त दोनों ही बिना कपड़ों की एक ब्लैंकेट में निपटे हुए थे।
दोनों की शरीर की गर्मी और भी ज्यादा इंटीमेट होने के लिए उत्साह बढ़ा रहा था। आज बानी भी अपने तन और मन से उसे सब कुछ सौंप रही थी। कई घंटों तक दोनों की इंटीमेट होने के बाद तेज बानी से दूर हुआ। बानी भी पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके पूरे बदन में थोड़ा थोड़ा दर्द भी उठ रहा था। ये देख तेज उसे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे बानी को और भी ज्यादा कंफर्ट होकर सो जाए। अब बारिश भी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, तेज और बानी की तरह। अगली सुबह तेज का कमरा, खिड़की से आ रही सूरज की किरणें पूरे कमरे में रोशनी बिखर रही थी, जिसे तेजवीर की आंखें धीरे से खुली। अपनी एक हाथ से आंखों को मसलते हुए उठने को हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहें कुछ भारी भारी सा लग रहा है। तो उसने अपनी नजरें नीचे करके देखा तो वो खुद ही बानी को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। बानी भी तेज को किसी छोटे बच्चे की तरह उसके कमर से लिपट कर सोई हुई थी। ये देखकर तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ पल तक बानी को बड़े ही प्यार से देखता रहा और धीरे से उसके माथे पर धीरे से चूमकर उसकी सिर को पिलो पर रख दिया। बानी अभी भी गहरी नींद में होने के वजह से उसे तेजवीर का किस करने की महसूस नहीं हुई थी। तेजवीर उठकर सीधे बाथरूम की ओर चला गया। यहाँ बानी अभी भी नींद में थी। 20 मिनट के बाद तेजवीर बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि बानी अभी भी सो रही है। उसने बिना उठाए ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ बानी की आंखें 3-4 घंटे के बाद खुली थी। कब सूरज सिर पर आ चुका था। दोपहर होने को आया था तब जाकर उसकी नींद खुली। बानी अब कसमसाते हुए धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि धूप के वजह से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई है। पहले दीवार पर टंगी घड़ी पर एक नजर डाली तो देखा अब समय 12 बजे होने को बस 20 मिनट का कम है। ये देखकर बानी की आंखें एकदम से खुल गई। उसके चेहरे से अब आलस की जगह हैरान ने ले लिया और मन में बुदबुदाने लगी। ओ नो, ये क्या, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से उठने की हुई तो उससे एहसास हुआ कि उसकी बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। साथ ही आज उसका शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द भी कर रहा था। इससे कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब उससे एक एक करके उसे याद आने लगा। उसे सब कुछ याद आते ही उसके चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और जल्दी से उठकर फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। दूसरी ओर तेजवीर अपने बेड़े से आलीशान केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। उसका केबिन सबसे ऊंचाई 40 मंजिला पर होने के वजह से पूरे मुंबई सिटी का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही दूर तक फैली समुद्र भी दिखाई भी दे रही थी। तेजवीर आज कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के जगह उसके कंपनी आया हुआ था। आज उसकी ऑफिस में सभी एम्प्लॉय काम के वजह से यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रहे थे। राघव का भी एक पल के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हमेशा की तरह आज टीएस ग्रुप ऑफ कंपनी शांत नहीं था। पूरे कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में परेशान भी थे तो वही कुछ डिपार्टमेंट शांत तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर उस डिपार्टमेंट के लोग ही जानते थे कि वो कितना डरे हुए थे। ऑफिस में काम कर रहे हर एक इंसान एक दूसरे से गॉसिप भी करने में लगे हुए थे। एक एम्प्लॉय ने कहा, अरे यार, पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सीईओ के खिलाफ जाकर दुरांगो प्रोजेक्ट का लिंक किसने चुरा लिया है भाई। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अरे चुराया नहीं है, बस इंफॉर्मेशन लिंक बाहर किसी दूसरी कंपनी में चली गई है। और ये तुझे कैसे पता। तीसरे एम्प्लॉय ने कहा, जो भी हो जिसने भी ये काम किया है आज उसका खैर नहीं। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा। पूरे ऑफिस में यही गॉसिप लग रही थी, लेकिन 40 मंजिला पर बैठा तेजवीर सिंह अभी भी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। ये कहाँ भी गलत होगा कि तेजवीर बेफिक्री से आराम से बैठा हुआ है। नहीं, ये तो बस तूफान आने से पहले की शांति थी। तेजवीर के मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। पूरे ऑफिस में यही गॉसिप चल रही थी, लेकिन अपने कैबिन में बैठा तेजवीर अभी भी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। ये कहना भी गलत होगा कि तेजवीर बेफिक्री से आराम से बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं था। शायद ये तो बस तूफान आने से पहले की शांति थी। वरना कोई रॉयल किंग को धोखा दे और साजिश करे, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसी समय राघव तेजवीर के कैबिन में आ गया। तेजवीर अभी भी उसकी नजर फाइल में ही गड़ाए हुई थी। बिना ऊपर उठाए ही राघव से पूछा, हो गया। राघव बिना देरी किए ही जवाब दिया, यस बॉस, सब तैयारी हो गई है। इतना सुनते ही तेजवीर उठ खड़ा हुआ और अपने बड़े बड़े कदमों के साथ कैबिन से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे राघव भी चला आया। यहाँ बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डिपार्टमेंट के हेड मौजूद थे। उसके साथ ही कुछ बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी मौजूद थे। कुछ लोगों को इस मीटिंग रखने की मैन पॉइंट क्या था। उनके सोच के हिसाब से कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के हेड इस मीटिंग में प्रेजेंट होना ये एक कारण समझ तो आ रहा था,
लेकिन दूसरे कंपनी के सीईओ को इस मीटिंग में शामिल होना कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था। यही सोच बाकी के सीईओ के भी थे। फिर भी कुछ गिने चुने लोग को इस मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्हीं सभी बातों के बारे में एक दूसरे के सामने कानाफूसी करना शुरू कर दिया था। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही सबकी कानों में ये आवाज आई, सबके सब कॉन्फ्रेंस रूम की ओर देखने लगे। दरवाज खोलते ही तेजवीर अपने खतरनाक ऑरा के साथ अंदर आया। उसकी मौजूदगी, खतरनाक ऑरा को महसूस करते ही सबकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। हालांकि तेजवीर इंडिया आए हुए बस कुछ ही महीने हुआ था, फिर भी वो इन कुछ ही महीनों में ही उसका प्रेजेंट का एहसास दिला दिया था, जिसे बाकी कंपनियों के सीईओ को अपने अपने औकात को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए था, वो भी रॉयल किंग के सामने। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इन कुछ ही महीनों में कुछ कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब में चल रही थी। अब वे कंपनी ब्लैंकरूट होने की कगार पर आ गई थी। ये खबर लगभग सभी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ को पता चल चुका था, जिस वजह से आज वे सभी तेजवीर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तेजवीर आकर बीच में रखी हुई मैन चेयर के ऊपर बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, साथ ही सीरियस भी था। तेजवीर एक एक करके सबके ऊपर नजर डाली। उसकी नजर कुछ लोगों पर होकर बाकी लोगों पर भी चली गई। इतना काफी था सबकी हालत सिट्टी पिट्टी होने के लिए। राघव सबकी ओर देखते हुए कहने लगा, आज के मीटिंग के बारे में पता ही होगा आप सभी को। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस मीटिंग में आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा ये मीटिंग किस बारे में रखा गया है। इतना कहकर वो भी कुछ लोगों पर डाली और अपनी जगह पर बैठ गया। तेजवीर एक एक फाइल खोलकर देखते हुए कहा, आप सभी का डोरांगो प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है। जैसे ही सभी के कानों में डोरेंगो प्रोजेक्ट बारे में जिक्र हुई तो कुछ सीईओ खुश हुए और कुछ परेशान भी, लेकिन एम्प्लॉय और भी ज्यादा घबराने लगे, साथ ही मायूसी भी हो गए। एम्प्लॉयज के डरने की कारण दो था। पहला कारण ये था कि सिंह कॉरपोरेशन हेड ऑफिस से अनाउंस किए गए डोरेंगो इस प्रोजेक्ट पर बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए था, क्योंकि टीएस कंपनी के कुछ ब्रांचेज होने के वजह से उम्मीद ज्यादा बनाए रखे हुए थे। अब प्रेजेंट में तेजवीर अपनी खुद की कंपनी टीएस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कंपनी अपने दादाजी के कंपनी सिंह कॉरपोरेशन हेड ऑफिस दोनों को टाई अप कर दिया था, जिसे अब तेजवीर ही दोनों कंपनी के सीईओ था। एम्प्लॉयज का दूसरा डर ये था कि एम्प्लॉयज इस प्रोजेक्ट में धोखा दे चुके थे। धोखे से इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपोजिट कंपटीटर को लीक कर चुके थे, जिस वजह से अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके साथ साथ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर मिस्टर दिलीप कुमार का हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। अपने पसीनों को पोंछते हुए बीच बीच में अपने थोड़ी दूर पर ही बैठे मिस्टर किशोर कपूर को देखे जा रहा था। किशोर कपूर अभी भी शांत था, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर के मारे मरे जा रहा था। ये प्रोजेक्ट फेयर तरीके से होना चाहिए, ये सब तेजवीर की आंखों से छुपा नहीं था, फिर भी वो शांत से बैठा रहा। उसका शांत रहने का एक और कारण भी था। ये प्रोजेक्ट तेजवीर के दादाजी मिस्टर दामोदर सिंह के मौजूदगी में हुआ था। अब न्यू बॉस तेजवीर था, जिस वजह से कुछ लोगों के अरमानों पर पहाड़ ही गिरने वाला था। तेजवीर एक नजर राघव पर डाली। राघव की बातें सुनकर तो सबके सब शौक ही हो गए। राघव ने कहा, जो डोरांगो प्रोजेक्ट होने वाली थी, अब वो प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए बंद किए जाने वाली है। जिस जगह पर डोरांगो प्रोजेक्ट होने वाली थी, अब उस जगह पर डोरांगो प्रोजेक्ट की जगह एक लग्जरियस रेस्टोरेंट होने वाली है, जो इस प्रोजेक्ट का नाम है द ब्लू बर्ड प्रोजेक्ट। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन लोगों को एक भी बात समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सीईओ तेजवीर सिंह करना क्या चाह रहे हैं। ये सवाल तो सबके मन में तो था, लेकिन किसी के भी हिम्मत नहीं थी ये सवाल पूछने के लिए। तभी बाकी के सीईओ जो इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनमें से एक सीईओ ने पूछा, ओके, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही। उस सीईओ के बात को कंप्लीट होने से पहले ही तेजवीर उसको बीच में हाथ रोककर चुप करा दिया और खुद कहने लगा, नहीं, आप लोगों को एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी बात ही समझ नहीं आती, इसलिए बैठ जाइए और आगे की बात सुन लीजिए। ओके, अब आप बैठ जाइए। तेजवीर की बातें सुनकर मिस्टर कपूर के साथ साथ कुछ और सीईओ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उन लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखकर तेजवीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किशोर के दिमाग में तो तेजवीर को जान से मार देने की ख्याल आने लगा। पूरे ऑफिस में यही गॉसिप चल रही थी, लेकिन अपने कैबिन में बैठा तेजवीर अभी भी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। ये कहना भी गलत होगा कि तेजवीर बेफिक्री से आराम से बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं था। शायद ये तो बस तूफान आने से पहले की शांति थी।
वरना कोई रॉयल किंग को धोखा दे और साजिश करे, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसी समय राघव तेजवीर के कैबिन में आ गया। तेजवीर अभी भी उसकी नजर फाइल में ही गड़ाए हुई थी। बिना ऊपर उठाए ही राघव से पूछा, हो गया? राघव बिना देरी किए ही जवाब दिया, यस बॉस, सब तैयारी हो गई है। इतना सुनते ही तेजवीर उठ खड़ा हुआ और अपने बड़े बड़े कदमों के साथ कैबिन से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे राघव भी चला आया। यहाँ बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डिपार्टमेंट के हेड मौजूद थे, उसके साथ ही कुछ बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी मौजूद थे। कुछ लोगों को इस मीटिंग रखने की मेन पॉइंट क्या था? उनके सोच के हिसाब से कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के हेड इस मीटिंग में प्रेजेंट होना ये एक कारण समझ तो आ रहा था, लेकिन दूसरे कंपनी के सीईओ को इस मीटिंग में शामिल होना कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था। यही सोच बाकी के सीईओ के भी थे। फिर भी कुछ गिने चुने लोग को इस मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्हीं सभी बातों के बारे में एक दूसरे के सामने कानाफूसी करना शुरू कर दिया था। तभी उस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही सबकी कानों में ये आवाज आई, सबके सब कॉन्फ्रेंस रूम की ओर देखने लगे। दरवाज खोलते ही तेजवीर अपने खतरनाक ऑरा के साथ अंदर आया। उसकी मौजूदगी, खतरनाक ऑरा को महसूस करते ही सबकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। हालांकि तेजवीर इंडिया आए हुए बस कुछ ही महीने हुआ था, फिर भी वो इन कुछ ही महीनों में ही उसका प्रेजेंट का एहसास दिला दिया था, जिसे बाकी कंपनियों के सीईओ को अपने अपने औकात को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए था, वो भी रॉयल किंग के सामने। अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इन कुछ ही महीनों में कुछ कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब में चल रही थी। अब वे कंपनी ब्लैंकरुप्ट होने की कगार पर आ गई थी। ये खबर लगभग सभी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ को पता चल चुका था, जिस वजह से आज वे सभी तेजवीर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तेजवीर आकर बीच में रखी हुई मैन चेयर के ऊपर बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, साथ ही सीरियस भी था। तेजवीर एक एक करके सबके ऊपर नजर डाली। उसकी नजर कुछ लोगों पर होकर बाकी लोगों पर भी चली गई। इतना काफी था सबकी हालत सिट्टी पिट्टी होने के लिए। राघव सबकी ओर देखते हुए कहने लगा, आज के मीटिंग के बारे में पता ही होगा आप सभी को। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस मीटिंग में आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा ये मीटिंग किस बारे में रखा गया है। इतना कहकर वो भी कुछ लोगों पर डाली और अपनी जगह पर बैठ गया। तेजवीर एक एक फाइल खोलकर देखते हुए कहा, आप सभी का डोरांगो प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है? जैसे ही सभी के कानों में डोरेंगो प्रोजेक्ट बारे में जिक्र हुई तो कुछ सीईओ खुश हुए और कुछ परेशान भी, लेकिन एम्प्लॉय और भी ज्यादा घबराने लगे, साथ ही मायूसी भी हो गए। एम्प्लॉयज के डरने की कारण दो था। पहला कारण ये था कि सिंह कॉरपोरेशन हेड ऑफिस से अनाउंस किए गए डोरेंगो इस प्रोजेक्ट पर बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए था, क्योंकि टीएस कंपनी के कुछ ब्रांचेज होने की वजह से उम्मीद ज्यादा बनाए रखे हुए थे। अब प्रेजेंट में तेजवीर अपनी खुद की कंपनी टीएस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कंपनी अपने दादाजी के कंपनी सिंह कॉरपोरेशन हेड ऑफिस दोनों को टाई अप कर दिया था, जिसे अब तेजवीर ही दोनों कंपनी के सीईओ था। एम्प्लॉयज का दूसरा डर ये था कि एम्प्लॉयज इस प्रोजेक्ट में धोखा दे चुके थे। धोखे से इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपोजिट कंपोटिटर को लीक कर चुके थे, जिस वजह से अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके साथ साथ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर मिस्टर दिलीप कुमार का हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। अपने पसीनों को पोंछते हुए बीच बीच में अपने थोड़ी दूर पर ही बैठे मिस्टर किशोर कपूर को देखे जा रहा था। किशोर कपूर अभी भी शांत था, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर के मारे मरे जा रहा था। ये प्रोजेक्ट फेयर तरीके से होना चाहिए, ये सब तेजवीर की आंखों से छुपा नहीं था, फिर भी वो शांत से बैठा रहा। उसका शांत रहने का एक और कारण भी था। ये प्रोजेक्ट तेजवीर के दादाजी मिस्टर दामोदर सिंह के मौजूदगी में हुआ था। अब न्यू बॉस तेजवीर था, जिस वजह से कुछ लोगों के अरमानों पर पहाड़ ही गिरने वाला था। तेजवीर एक नजर राघव पर डाली। राघव की बातें सुनकर तो सबके सब शौक ही हो गए। राघव ने कहा, जो डोरांगो प्रोजेक्ट होने वाली थी, अब वो प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए बंद किए जाने वाली है। जिस जगह पर डोरांगो प्रोजेक्ट होने वाली थी, अब उस जगह पर डोरांगो प्रोजेक्ट की जगह एक लग्जरियस रेस्टोरेंट होने वाली है, जो इस प्रोजेक्ट का नाम है द ब्लू बर्ड प्रोजेक्ट। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन लोगों को एक भी बात समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सीईओ तेजवीर सिंह करना क्या चाह रहे हैं। ये सवाल तो सबके मन में तो था, लेकिन किसी के भी हिम्मत नहीं थी ये सवाल पूछने के लिए। तभी बाकी के सीईओ जो इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, उनमें से एक सीईओ ने पूछा, ओके, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही।
उस सीईओ के बात को कंप्लीट होने से पहले ही तेजवीर उसको बीच में हाथ रोककर चुप करा दिया और खुद कहने लगा, नहीं, आप लोगों को एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी बात ही समझ नहीं आती, इसलिए बैठ जाइए और आगे की बात सुन लीजिए। ओके, अब आप बैठ जाइए। तेजवीर की बातें सुनकर मिस्टर कपूर के साथ साथ कुछ और सीईओ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उन लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखकर तेजवीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किशोर के दिमाग में तो तेजवीर को जान से मार देने की ख्याल आने लगा। किशोर कपूर जो इतने देर से गुस्से को दबाकर चुपचाप बैठा हुआ था, अब उससे रहा नहीं गया और गुस्से में तेजवीर से कहा, मिस्टर सिंह, आप भूल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट चेयरमैन जी के मौजूद में हुई थी और इस प्रोजेक्ट में करोड़ों की पैसे लगाए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। क्या मजाक है ये? किशोर की बातें सुनकर तेजवीर की आंखों में कोल्डनेस आ गई थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, आप भूल गए हैं कि इस कंपनी के न्यू सीईओ कौन है। जहां तक मुझे मालूम है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाए हैं, साथ ही इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही हुआ था। ये सुनकर वहां बैठे बाकी लोग थोड़ी असमंजस में थे। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि तेजवीर क्या कहना चाह रहा है। बस उन लोगों को इतना तो पता था कि तेजवीर अभी जो कहा वो एकदम सही है। इस प्रोजेक्ट पर बस डिस्कशन हुआ था, अभी तक किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। साथ ही ये प्रोजेक्ट वेटिंग में था, इसलिए बाकी लोगों का उस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाना था। लेकिन किशोर ने किसी को भी बिना कोई भनक लगे ही चोरी से हासिल कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसकी 4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट हाथ से जाता हुआ देखकर वो गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में 25 करोड़ लगाया है और तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्ट बंद हो गई है। उसकी बातें सुनकर तेजवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। जब किशोर ने तेजवीर ऐसी मुस्कान देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने अपने गुस्से के चलते खुद के मुंह से सच उगलवा दिया है, ये जानकर उसके चेहरे पर पसीनों के बूंदे आने लगे। वही बाकी लोगों ने सुना तो उनके चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। सीईओ ग्रुप में से एक कंपनी के सीईओ गुस्से में भड़कते हुए कपूर से कहने लगा, मिस्टर कपूर, आप ऐसे धोखाधड़ी करेंगे इस प्रोजेक्ट के हमने सोचा नहीं था। हम सब ने इस प्रोजेक्ट पाने के लिए हमारा परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से बनाने में लगे हुए हैं और आप धोखे से हासिल कर लिया है, हमें ये उम्मीद नहीं थी। जब किशोर कपूर ने ये सुना उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। उसे ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सबके सवाल का जवाब दे सके। इसी तरह सब लोग कपूर को सुनाने में लग गए। अब जाकर सबको पता चला कि आज तेजवीर मीटिंग रखने का मेन मुद्दा क्या था। जैसे कि मैंने पहले कहा, वो प्रोजेक्ट अब ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बदले न्यू प्रोजेक्ट द ब्लू बर्ड एक लग्जरी रेस्टोरेंट होगी। इसका एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ होगी। रिमेंबर फेयर होनी चाहिए। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे और मैं मौका बार बार नहीं देता। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग ऑल ऑफ यू। तेजवीर सीरियस में कहा तो सभी लोग हाँ में सिर हिला दिया और बिना वहां रूखे उठकर अपनी कैबिन के ओर चला गया। वहां पर आए हुए बाकी कंपनी के सीईओ तेजवीर से मिलना भी चाहते थे, लेकिन राघव सबको एक वैल्यूएबल रीजन देकर सबको गुड बाय कह दिया। बाकी के सीईओ भी राघव के बात मानकर वहां से चले गए। लेकिन किशोर कपूर वहां खड़े होकर तेजवीर को गया हुआ दिशा की ओर गुस्से से घूरने लगा। आज उसकी इतनी बेइज्जती जो हुई थी। वही राघव एक नजर किशोर पर डालकर उनके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर मिस्टर रघु वालिया के पास चला गया। रघु वालिया जो अपने कैबिन में बैठकर पानी पीने के लिए पानी का ग्लास उठाया ही था कि तभी राघव को अंदर आते देख वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तेजवीर अपनी केबिन में बैठकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में लगा हुआ था। उसी वक्त केबिन के दरवाज पर नॉक हुआ। कम इन। तेजवीर की रौबदार आवाज सुनाई दी। राघव बिना देरी किए ही दरवाजा खोलकर कैबिन के अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे रघु भी आया, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे का रंग किसी ने छीन लिया हो। घबराहट के मारे उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। राघव अंदर आते हुए तेजवीर को आवाज दी, बॉस। तेजवीर जी इतने देर से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में मग्न था। जैसे ही राघव की आवाज सुनी, तेज अपनी नजरें को उठाकर सामने खड़ा राघव पर डाली और फिर थोड़ा पीछे खड़ा रघु पर नजर गड़ा दिया। अपनी काले गहरी आंखों से रघु को घूरने लगा। ये देखकर रघु और भी ज्यादा डर गया। डर के वजह से उसका हाथ पैर कांपने लगे। तेजवीर एक फाइल इसके सामने धीरे से फेंका। राघव अभी भी शांत से खड़ा था, लेकिन वही रघु का हालत बहुत बुरे तरीके से खराब हो रहा था। उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं हो पा रहा था कि वो फाइल उठाकर देख सके।
वही खड़ा राघव ये देखकर खुद वही आगे बढ़कर उस फाइल को उठा लिया और उसके हाथ में देते हुए कहने लगा, जल्दी से इस फाइल को पढ़ो और जल्दी से डिसीजन लेकर इस पर साइन कर दो। एक पल के लिए रघु और भी ज्यादा डर गया, साथ ही साथ वो इस बात को लेकर कंफ्यूज भी थी कि इस फाइल में क्या हो सकता है, क्योंकि उसे तो अभी तक यही लग रहा था कि तेजवीर अब शांत हो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने फाइल खोल करके देखा तो अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। फाइल में उसके बारे में, हर एक उसके करतूत के बारे में लिखा हुआ था। जब पढ़ते पढ़ते उसकी नजर आखिरी लाइन पर पड़ी, उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया। उसके मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल रही थी। वो जल्दी से हड़बड़ाहट से जाकर तेजवीर के पैरों में गिर गया, अपने घुटने बल बैठकर रोते हुए कहने लगा, सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।